अब ऐसे ही मुझे वो बोल नहीं सर हम बाद में पढ़ेंगे। यही हो गया, एक बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक खत्म। मैं तुम्हारा नोट चेक कर दूंगा। अरे यार और अभी लास्ट लेक्चर में मैंने क्या क्या दिया था? न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए दिए थे। हाँ सर, पहले फटाफट आउट ले लेते हैं, आगे फिर हमें नया टॉपिक भी शुरू करना है। अगर तुम्हें ये टफ लगता है बेटा तो तुमने फिर फिजिक्स नहीं पढ़ी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इजी वाला पार्ट यही है जो केमिस्ट्री का सबसे टफ पार्ट है। चलिए बोलिए, नंबर बोलिए फटाफट। सर टॉर्क है एग्जाम में टॉर्क है। हाँ आ रहा है टॉर्क टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम वाला, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम वाला मतलब इक्विलिब्रियम एंड टॉर्क। मैंने आपको कपल कोर्स बता दिया। सर आपने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजरली आएगा। 8 क्वेश्चन डाले, उसमें से 7 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही है। एक क्वेश्चन जो है, 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो टॉर्क पे आ सकता है, पर मेजरली किस पे आएगा? मोमेंट ऑफ। क्लियर? तो आपका सिलेबस जो है वो डिफाइन कहाँ तक है? टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम तक जो है वो है। अब आएगा नहीं आएगा वो पेपर की चीज। ठीक है, भाई कुछ डाउट है या मैं पढ़ाऊँ आगे या पहले हम पढ़ा रहे उसके बाद में डाउट? नहीं डाउट तो जल्दी बोलो। मेंस का 42 43 एडवांस का 30 चलिए 22 चलिए बड़े आगे अभी एडवांस का 20 आगे बोलो। मेंस ऑब्जेक्ट का 32 पीवाईक्यू में कौन सा है? 22 23 एडवांस का 20 चलिए आइए मेंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया हुआ है। बीम एंड फैन ऑफ बैलेंस, अभी आगे शांति से स्क्रीन डॉट साइड, हैव अ नेग्लिजिबल मास एंड ऑब्जेक्ट वेट W1 when placed in one fan and W2 placed in the other fan। आपको बताना है weight of the object is, weight of the object is क्या दिया हुआ है। एक में
बीम दिया हुआ है, बीम एंड द पेन ऑफ अ बैलेंस हैव नेग्लिजिबल मास। ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या दिया हुआ है, एक पेन में अगर आप रखते हो तो W1 आ रहा है, और उसी को अगर हम दूसरे पेन में रखते हैं तो मास कितना आ रहा है, W2 आ रहा है। हमें एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए, ये किसी को आया है ये? हाँ बताओ कैसे किया है? सर, वो पहले मतलब अज्यूम करेंगे, मैंने डी और एक्स एक्सिस अज्यूम किया दो पैंस का, और फिर ऑब्जेक्ट के साथ टॉर्क निकालेंगे। हाँ, फिर आ जाएगा दोनों केस में रिलेशन। देखिए, बड़ा एक अच्छा पॉइंट बोला है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका टॉर्क जो है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टॉर्क। यह देखो ध्यान, ये इस तरह से रखा हमने ये, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई भी बैलेंस जो है हम इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। और अब इस केस में हम एक साइड में देखो, उन्होंने क्या बोला हुआ है, एक साइड में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका वेट कितना आ रहा है, W1, और दूसरी साइड में रखते हैं तो वेट कितना आ रहा है, W2। हमारे को वो एक्चुअल वेट जो है वो उसका निकालना है। मान लेते हैं जो उसका एक्चुअल फिक्स वेट है वो ये है। इसीलिए आप देखो वो जो बैलेंस होता है, ठीक है, जो सब्जी वाले या जो भी लेके बैठते हैं वो हमेशा मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। अगर उसको आपके साथ चीज करना है तो वो मिड पॉइंट पे ना रख के किसी साइड उधर किधर भी शिफ्ट करेगा, है ना, तो उससे जो है क्या होगा, टॉर्क उतना ही डेवलप होगा। जैसे यहाँ पे 1 kg का वेट है, ठीक है ना, अगर आपको चाहिए कि वो 1 kg से आपको कम सामान दे तो वो क्या करेगा, उसको सेंटर पे ना रख के इस तरफ शिफ्ट कर दे, ताकि इधर से टॉर्क उतना ही मिल रहा है लेकिन वेट कम है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वो बढ़ा है ना। तो ये एक चीज अगर वो इतना दिमाग लगा ले तो उसका काम जो है आराम से, उसका काम अच्छा हो जाएगा और हमारा काम। अब ये डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं और ये डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, L माइनस x। इधर वेट कितना है, W1, और ये वेट है एक्चुअल वेट जो कितना है, W। हमें मेजर करना है ये W, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, आई थिंक अभी ये इसका बॉडी इक्विलिब्रियम में लाने का कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो W इंटू एक्स इक्वल टू W1 इंटू L माइनस एक्स। ये समझा सबको कैसे लिखा मैंने, नेट टॉर्क इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये इधर की तरफ क्या कौन से डायरेक्शन में दे रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये दे रहा होगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इक्वल टू आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे को किसका वैल्यू मिला, W। बोलो कोई जो आगे बढ़िए, क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे को अगला जो दिया हुआ है वेट, वो कितना दिया है, देखो उसने कि आपका W2 वेट दिया है, कितना दिया है, W2। उस केस में अब उन्होंने क्या बोला है, पहले हमने इस तरफ रखा था, अब हमने किस तरफ रखा है, इस तरफ, ठीक है ना। तो अब जब आप साइड चेंज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इधर की तरफ इसको रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, W2 इधर आ गया, और ये यहाँ पे है हमारा काउंटर, ये जो इसका बैलेंसिंग पॉइंट या हिंज पॉइंट, ये इधर आ गया W। तो आई थिंक अब W2 का डिस्टेंस कितना हो गया, x, इसका हो गया L माइनस एक्स। अरे समझे कि नहीं समझे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा, W2 इंटू एक्स इज इक्वल टू W इंटू L माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से वापिस से W का वैल्यू अगर निकालना है तो कितना आ रहा है। अब आपको एक्चुअली में आपका पर्पस किसको निकालना है, W का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना नहीं है। तो एक काम करो, इधर से x का वैल्यू निकालो और यहाँ पर पुट कर दो, या दोनों को डिवाइड कर दोगे तो भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो एक काम करो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना आया, WX। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, W1 L माइनस एक्स, इधर आ रहा है W2X W L माइनस एक्स, ये उड़ गया आपस में, तो W इंटू W स्क्वायर, W1 W2, तो W का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट ऑफ W1, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी।
इसके ऊपर क्या आप डायग्राम बना दो कि वो डायग्राम अगर रहेगा तो आपको क्लिक हो जाएगा। 32 होने के बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है, देखो 42 क्या दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लाईव्हील दिया हुआ है और एवरेज टॉर्क जो है हमें वो निकालना है। आई थिंक इसमें ये दिया नहीं होगा आप लोगों को अभी, दिया है 43 दिया है, चलो फिर भी हो जाएगा। एवरेज टॉर्क निकालना है। एवरेज टॉर्क कैसे निकालोगे बताओ, जैसे आप एवरेज फोर्स कैसे निकालते थे, P2 माइनस V1 इधर आएगा L2 माइनस L1 अपॉन टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस टॉर्क निकालना हो तो DL अपॉन dt। एवरेज टॉर्क क्या हो गया, L2 माइनस L1 अपॉन t। अब आपके पास में उन्होंने दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और ये भी टॉर्क भी दिया हुआ है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम भी दिया है, डिक्रीज हो रहा है 20 माइनस 30, सही लिखा है मैंने। टाइम दिया हुआ है 2, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 5 न्यूटन मीटर। माइनस साइन किसको दिखा रहा है, रिटार्डिंग टॉर्क को। किसको दिखा रहा है, रिटार्डिंग टॉर्क को। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, ये आगे आंसर सबको। अब सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये फॉर्मूला चाहे तो लिख डालो नोट के फॉर्म में। एवरेज टॉर्क जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस टॉर्क निकालना है तो DL अपॉन dt। चलिए 42 भी हो गया है, 43 चलिए 43 एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जहाँ लोगों को लगेगा कि इसका आंसर जो है 0 आना चाहिए। 43 के अंदर अगर आप शांति से पढ़ते हो तो शायद आपको लगना चाहिए कि इसका आंसर 0 आना चाहिए। देखिए चलिए समझते, हो गया है ये लिख के रब करो। चैतन्य एक्सप्लेन करो भाई कैसे क्या आंसर आ रहा है इसका। अभी नहीं लग रहा, क्यों? कल क्या लग रहा है तेरे को? 0 नहीं, ये क्लियर, बाकी अभी कुछ भी हो सकता है। ये क्यूबिकल बॉक्स आज एक्चुअली में इसी से रिलेटेड टॉपिक हमारे को अभी कवर करना था आज।
है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी खत्म करके फिर हम बात करते हैं टॉपिक जिसका नाम है टॉपलिंग, है ना। अगला टॉपिक हमारा वही है और उसमें ही ये इसका रोल जो है हमें अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन करते तो डेफिनेटली हो जाता। देखिए क्या हो रहा है, हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमेशा टॉर्क कहाँ लगेगा, एकदम सेंटर पे, मिड पे ही वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, एकदम सेंटर पे, मिड पे ही लगेगा। बट वो कब लगता है, जब आपकी बॉडी जैसे सरफेस पे आराम से ऐसे चिपक के रह रही है, हर पॉइंट पे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम, तब टॉर्क कहाँ लगता है, मतलब तब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, सेंटर में। बट अभी क्या हो रहा है, जैसे ये बैठा हुआ है, ये मान लो स्लाइड हो रहा है, तो इसकी बॉडी देखो अभी इधर की तरफ टिल्ट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक गिरी नहीं है, कहीं ना कहीं इधर से एक और रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा होगा। तो अभी अगर आप इसके नीचे के सरफेस को देखेंगे, ये थोड़ा ऐसे होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पॉइंट शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है, या तो नो। जब ये टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पॉइंट शिफ्ट हो जाए तो इधर से वेट जो है वो क्या हो रहा है, बॉडी अगर ऊपर भी जा रही है तो वेट का वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, है ना। और इधर से ये भी क्या लेने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन रीस्टोरिंग टॉर्क, ताकि ये टॉपल ना हो। तो शायद में भी ऐसा हो सकता है कि इसमें भी हमें लग रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन बीच में है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन बीच में ना हो, उसको वो बैलेंस करने के लिए वो थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो गई हो, राइट मूव साइड। समझ में आया, वो इसको बैलेंस करने के लिए किधर शिफ्ट हो गई हो, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गई हो। तो हम वही इमेजिनरी सिचुएशन मान के चलते हैं, अगर नहीं शिफ्ट हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो जितना हमने शिफ्ट किया वो शिफ्ट का वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम सेंटर पकड़ते हैं, ये रही वो सेंटर लाइन। एक काम करो, इससे जो है वो x डिस्टेंस आगे शिफ्ट हुआ है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग उसको 0 वैल्यू दे देगी। ये x डिस्टेंस आ गया। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक इधर की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, एक इसके अलोंग दी सरफेस या ये हमारे ये आ रहा है mg cos थीटा। क्लियर। एक आई थिंक क्वेश्चन जब ध्यान से हमने पढ़ा तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स नाम का भी आइटम आएगा। ये रहा वो फ्रिक्शन फोर्स Fr। फिर वो क्लियरली ये भी मेंशन कर रहे हैं कि भैया हम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक्सेलरेशन हमारा 0 है, इसका मतलब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो mg sin थीटा के इक्वल होगा। बरोबर है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या दिख रही है कि क्या फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क अप्लाई कर रहा है क्या सेंटर के अबाउट, फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क अप्लाई कर रहा है क्या सेंटर के अबाउट, है ना। कौन सी डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, तो किस डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, क्लॉकवाइज। और अगर हमें इसको बैलेंस करना है, नहीं तो ये तो टॉर्क इसको घुमा देगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक टॉर्क आना चाहिए जो किधर हो, सेम अमाउंट का हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और ये टॉर्क हमने लिया किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। वेट के कंपोनेंट किधर लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के, तो उनका रोल तो खत्म ही हो गया, उनके टॉर्क तो 0 हो गए। अब कोई और फोर्स जो होगा जिसका टॉर्क किधर लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो उसको बैलेंस करेगा। समझ में आ रहा है, मैंने टॉर्क किसके अबाउट लिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। समझ में आ रहा है। जनरली मैं टॉपल वाले क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा तो मैं इस पॉइंट के अबाउट लूंगा जिसके अबाउट टॉपल होने वाला है, बट आप चाहे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नॉर्मल रिएक्शन का पूछा है अभी, तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी देख सकते हैं। समझ में आया यहाँ पे। तो आई थिंक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आ रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर मुझे इसको बैलेंस रखना है, सीधा स्लाइड करवाना है, टॉपल मतलब समझ में आता है, ये इस तरह से गिर जाती है, घूम रहा है, इसको टॉपल बोलते हैं। टॉपल नहीं कराना है तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देना पड़ेगा। तो कौन से दो फोर्स तो अभी नहीं दे सकते हैं, mg sin थीटा, mg cos थीटा, क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 0। वेट सेंटर ऑफ मास भी लगता है, इसको इधर उधर हिला नहीं सकते हो आप। क्लियर। तो अब यहाँ हम क्लियर हो गए हैं कि हमारी बॉडी जो है वो टॉपल नहीं हो रही है, टॉपल नहीं हो रही है, तो इसका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होना चाहिए, 0। तो अब यहाँ पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो Fr इनटू
कितना आ रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्यूब a/2 लिखा हमने, क्यूब का साइड a है तो ये a/2 हुआ बराबर, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव, बचे हुए दोनों mg sin थीटा इनटू क्या होगा 0, mg cos थीटा इनटू भी क्या होगा 0। अब हमें एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है व्हिच इज n into x इक्वल टू, समझ में आया? आपको निकालना क्या है इसके अंदर बताओ, टॉर्क निकालना है ड्यू टू दी नॉर्मल रिएक्शन, और ये हमारा n into x इज द टॉर्क ड्यू टू दी नॉर्मल रिएक्शन। ये nx का वैल्यू बेसिकली आया कितना fr into a/2, तो दिस इज द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू fr का वैल्यू कितना है mg sin थीटा। अब समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर के साथ में क्वेश्चन को लिख डाल। जरूरी नहीं है नॉर्मल रिएक्शन जहां प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, जब मैं ऐसे बैठा हूं उस केस में अभी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे लगे क्योंकि हर पॉइंट पे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, पर अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कॉर्नर पे लगेगी। समझ में आ रहा है? पेन को ऐसे रखा तो अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रही है सेंटर पे, पर अगर मैंने ये इस तरह से देखा अभी कहाँ लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है कि आपने प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन किधर ज्यादा किया है। जब आप नीचे की तरफ आ रहे होते हो तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आगे ज्यादा होता है, पीछे की तरफ कम होता है, ऐसा। तो वो टॉर्क पे, अगर टॉर्क नहीं आ रहा होता, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है यहाँ पे, अब यहाँ ही ध्यान दो, यहाँ पे अगर ये रफ सरफेस ना होके स्मूथ होता तो ये फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क ही नहीं आता, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तो ये कहाँ आना चाहिए, बिल्कुल x का वैल्यू 0। समझ में आ रहा है? ये रफ सरफेस है तो इधर से फ्रिक्शन लग रहा है, वो इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, टॉपल करने की कोशिश, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। अब देखो कितना मैक्स आगे आ सकता है, यहाँ तक। अब ये यहाँ तक पहुंच गया, n का वैल्यू तो mg cos थीटा ही है, तो n into x का जो टॉर्क आ रहा है, अगर वो फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करने में सफिशिएंट नहीं है तो फिर वो बॉडी को घुमा देगा। समझ में आया?